तो उत्तराखंड में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। देहरादून में विधायकों का जमावड़ा शुरू हो गया है और सभी बीजेपी विधायकों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द वो देहरादून पहुंच जाएं, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है और पर्यवेक्षक का नाम भी तय हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक बनकर पहुंचेंगे, अनिल बलूनी भी होंगे साथ में। और कल ये तय होगा कि तीरथ सिंह रावत के बाद अब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये उत्तराखंड की बदकिस्मती मान लीजिए कि शासन किसी का भी आ जाए, सत्ता किसी की भी आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्रियों का आना जाना लगा रहता है। एक एक शासनकाल में 3-3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं और सवाल यही है कि आखिर क्या वजह है कि कोई भी दल उत्तराखंड को राजनीतिक स्थायित्व नहीं दे पा रहा है। और सबसे अहम सवाल ये कि अगर 4 महीने में तीरथ सिंह रावत को हटाना ही था, तो क्या 4 महीने पहले केंद्रीय आला कमान को इस बात का इल्म नहीं था कि संवैधानिक संकट हो सकता है। और ज्योत सिंह बिष्ट प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिष्ट साहब, जिस तरीके की तस्वीर बन रही है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और राजनीतिक तौर से क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, बड़ी साफ सी बात है, 2002 में, 2007 में और 2012 में जिस तरह से अस्थिर मैंडेट आया, तो 2017 में जब मोदी जी ने कहा विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के कि हम डबल इंजन की सरकार देंगे जिसका पहिया बड़ी तेजी से घूमेगा, विकास का पहिया तेजी से घूमेगा, लोगों ने उनकी बात पर भरोसा करके 57 विधायक वाली भारी बहुमत की सरकार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को सौंपी। और उस सरकार से जो लोगों की आशाएं थी, जो लोगों का विश्वास था, जो भरोसा था, इन 4.5 साल में उस विश्वास को धूल धूसरित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। डबल इंजन की सरकार तो बिष्ट साहब आप लोग भी चला चुके हैं, स्थायित्व तो आप लोग भी नहीं दे पाते, वो भी नहीं दे पाते। फर्क क्या है दोनों दलों? देखिए, नहीं, फर्क है ना। कांग्रेस की सरकार में जिन गरीबों के लिए पेंशन से लेकर के जो ग्रामीण विकास की योजनाएं धरातल पर उतारने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, इस सरकार ने उस सारे कामों को बंद करने का काम किया। उसके अलावा कोई एक नया काम है बता दें जिसको इन्होंने इन 4.5 साल में किया हो। बिल्कुल सर, इस पर बहस हो सकती है, दोनों के पक्ष हो सकते हैं, जनता तय भी करती है। असली बात मेरा सवाल ये है कि आप दोनों ही दल राजनीतिक स्थायित्व तो क्यों नहीं दे पाते उत्तराखंड को? अरे भाई, आप ये बताइए ना, तिवारी जी की सरकार में हमको 36 विधायक मिले, दूसरी सरकार में हमको 32 विधायक मिले और दूसरों के भरोसे हमने सरकार चलाई। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त करके दूसरी सरकारों को गिराने का काम करती है, और वो उन्होंने 2012 से 17 की सरकार में करके दिखाया। लेकिन इस समय उनके पास इतना भारी मैंडेट था कि वो जनता को काम करके दिखाते। दिल्ली में उनकी सरकार थी, देहरादून में उनकी सरकार थी, दोनों जगह भारी बहुमत था, 5 सांसद भाजपा के थे, राज्यसभा के सदस्य भाजपा के थे, विधायक उनके पास थे। आखिरकार उनको मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत, त्रिवेंद्र रावत को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? तीरथ सिंह रावत बनाए, फिर अब उनको हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। ज्योत सिंह हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट जी भी बन गए। बिष्ट साहब, ज्योत जी का सीधा सवाल है और प्रदेश की जनता का भी सीधा सवाल है, ये 4 महीने में सीएम बदलने की नौबत क्यों आई? देश की जनता भी समझ रही है, प्रदेश की जनता भी समझ रही है, कांग्रेस को तो राजनीति करनी और राजनीति करती रहेगी। जहां तक मुख्यमंत्री जी का चुनाव लड़ने का प्रश्न है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग को तय करना है। जो प्रदेश में रिक्त सीटें हैं उसका नोटिफिकेशन चुनाव आयोग को करना है, उसकी प्रतीक्षा हो रही है। और कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है, अगर वो टेक्निकल है कि अगर वो चुनाव नहीं कराते हैं अगर चुनाव आयोग, तो निश्चित रूप से संवैधानिक संकट आएगा। इसलिए अभी हम लोग कयास लगा रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। जी। लेकिन जो भाई, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, बड़ी कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कि 10 मार्च को आपने नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जी, 18 मार्च को आपकी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा था। संविधान में ये व्यवस्था 1996 में हो गई थी कि अगर सरकार का सदन का कार्यकाल 1 साल से कम बचेगा तो फिर उपचुनाव नहीं होंगे। आप
इस राज्य को जो लगातार इस ढंग का स्थिरता का वातावरण बना रहे हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो विद्वान लोग हैं, जिनको देश की जनता ने केंद्र की सरकार भी सौंपी, उत्तराखंड की सरकार बिल्कुल वीरेंद्र जी, दूरदर्शिता पर सवाल है, क्या 4 महीने पहले नहीं समझ पाए थे आपके नेता की संवैधानिक संकट आ जाएगा? नहीं, देखिए कोई नहीं समझ पाया था। हम चुनाव लड़ने की स्थिति में भी हैं और जैसे ही चुनाव आयोग अगर हमें परमिशन देता है, नोटिफिकेशन करता है, हमें ये अंदेशा नहीं था कि ये कोरोना की स्थिति जो डेल्टा 3 आया है ये इतना नुकसान करेगा जिससे चुनाव आयोग कोई फैसला देने में देरी करेगा। तो हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चुनाव आयोग अगर कोई इसमें विलम्ब करता है तो परिस्थितियां आपके सामने ही है, क्योंकि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना है। ये भी आप वीरेंद्र भाई फिर मेरा सवाल है, 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत जी ने शपथ ली, 27 मार्च से विधानसभा सल्ट के उपचुनाव का नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई और आपके यहाँ तो बहुत विद्वान लोग हैं, मोदी जी से विद्वान तो दुनिया में कोई है नहीं। विद्वान ये बताइए कि आपने सल्ट के उपचुनाव में तीरथ सिंह रावत जी को जब मुख्यमंत्री बना दिया था तो उनको विधायक बनाने का काम क्यों नहीं शुरू किया? नहीं, हमने शुरू नहीं किया। वहाँ जनता का जो इमोशनल था वो उनके परिवार के साथ था, इसलिए हम वहाँ जनता की भावनाओं की अनदेखी नहीं कर सकते। आपकी पार्टी इमोशंस के लिए काम करती है, आपकी पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह है। सवाल ये है नहीं, हम जनता में के लिए अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आप इमोशंस के लिए सत्ता में हैं, को जो है वो करते हैं। आप पर जो विश्वास किया है, जो आपको मैंडेट दिया है, आप उसको पूरा करने के लिए सत्ता में। सवाल ये है ना, सवाल ये है, सवाल देखिए ये है, सवाल ये है, वो विषय बहुत ही अलग विषय रहा है। क्या अलग विषय था? आप ये बताइए, अलग विषय से क्या मतलब इस चीज का? एक विधायक की मृत्यु हुई, वहां पर सीट खाली हुई, मुख्यमंत्री आपने बदला, तो आप वहां उस सीट को भर करके संवैधानिक संकट से राज्य को बचा सकते थे। एक नए मुख्यमंत्री का बोझ राज्य पर लादने से बचा सकते थे, जो कि आपने नहीं किया। असली बात यह है, अरे हकीकत को सुनिए कि न तो देवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत बताने वाली है। आप अपना कुनबा जनता ने क्या बताना? अभी तक आपका लीडर ऑफ अपोजिशन तय नहीं हो रहा है। आपने जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया था, ठीक है, वो जनता तय कर लेगी। लेकिन वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो स्थितियां बन रही हैं राज्य में, ये राजनीतिक तौर से कांग्रेस इससे बहुत खुश है। कांग्रेस का कहना है कि जो भी बीजेपी कर रही है हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है। हम बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर के। जनता पर जो लगातार चोट पड़ रही है, महंगाई की, बेरोजगारी की, जिस ढंग से किसान राज्य में आत्महत्या कर रहे हैं, जिस ढंग से राज्य में भ्रष्टाचार पनप रहा है, कांग्रेस की जो हलचलें चल रही हैं वो हमारे लिए बेहतर है। हो रही है। कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। कांग्रेस की चिंता छोड़िए, आप ये बताइए, आप इस राज्य की जनता के लिए जवाबदेह हैं, आप उस जनता के प्रति अपनी जवाबदेही क्यों नहीं निभा रहे हैं? आप कांग्रेस को गाली दे करके नेहरू जी 64 में दुनिया से विदा हो गए, नेहरू जी को गाली देते रहो। आज की अपनी गलतियों के लिए ठीक है। आज हम बात उत्तराखंड पे कर लेते हैं सर, और दोनों लोगों से मेरा सवाल ये है कि आखिर उत्तराखंड की सियासत में ऐसी क्या बुनियादी दिक्कत है कि कोई मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाता? वीरेंद्र जी, इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या दिक्कत है, बुनियादी समस्या क्या है उत्तराखंड की राजनीति में कि कोई सीएम किसी भी दल का हो, कार्यकाल पूरा ही नहीं होता? देखिए, ये परिस्थितियां हैं और जो भी परिस्थितियां बनती हैं उन परिस्थितियों के अनुसार ही चलना होता है। ये इत्तेफाक है और जो भी हमारे यहाँ पार्टी निर्णय लेती है, हम सब उस निर्णय को मानते हैं और उस निर्णय पर हम लोग चलने का काम करते हैं। हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और हम आगे बिल्कुल। लेकिन सवाल वीरेंद्र जी ये है कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता है, लेकिन वो कार्यकर्ता जनता के बीच क्या जवाब देगा जिसने प्रचंड बहुमत दिलवाया? किस मुंह से वोटर्स के पास जाएगा वो? नहीं, जनता भी तो जानती है, भारतीय जनता के प्रति जनता का लगाव है। राज्य में हमारे पास 14 लाख सदस्य हैं और निरंतर कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के संपर्क में है। वो 14 लाख में से 4 लाख गिनेरे। ठीक है, ज्योति सिंह बिष्ट जी, ये जो भी राजनीतिक घटनाक्रम बने हैं,
क्या इसको लेकर आप भी जनता के बीच जाएंगे, जनता से बात करें, क्योंकि अब चुनाव में तो 6 महीने का लगभग वक्त है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ राज्य के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जा रही है, जो जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए, उससे सरकार मुकर रही है और जनता को बेवकूफ समझ रही है। और इस चुनावी वर्ष में जो काम करने थे, जो अधूरे काम पूरे करने थे, उसके बजाय यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रही है। तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल पट्टी खोलने का काम करेगी। लेकिन जोत जी, वीरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको खुद नेता प्रतिपक्ष ढूंढे नहीं मिल रहा है। अरे भाई, हमारी चिंता छोड़ो ना, जनता ने तो मैंडेट आपको दे रखा है। अब आप हम पर आरोप लगा करके कब तक जो है कि अपनी जवाबदेही से बचते रहोगे? हम नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे हैं, हम तो कमजोर विपक्ष हैं। आप लोग कहते हैं हम 11 विधायक हैं, 10 विधायक आज की तारीख में। आपके पास तो 57 विधायकों का मैंडेट है। आपने इस राज्य की जनता के साथ जो छल किया, जो धोखा किया, उसकी माफी मांगने पर भी आपको माफी नहीं मिलने वाली है। नहीं, जनता हमको पूरा मत और समर्थन आशीर्वाद देगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन वीरेंद्र जी, सवाल ये उठता है कि जनता तो आपको मत और समर्थन ही नहीं, प्रचंड मत और प्रचंड समर्थन दे रही है, पर आप ऐसा सीएम क्यों नहीं दे पाए जो 5 साल कार्यकाल चला ले? 4 महीने ये कोई कार्यकाल होता है वीरेंद्र जी? देखिए ना, आप सब समझते हैं, आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर पूरा दारोमदार है, और चुनाव आयोग अगर समय नहीं चुनाव करा पा रहा है तो फिर आप और हम जबरदस्ती चुनाव तो करा नहीं सकते हैं। और हमको 10 तारीख से पहले 10 सितंबर से पहले वीरेंद्र भाई, आपने मान लिया कि चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा पा रहा है, तो फिर रामनगर में जो प्रस्ताव पारित हो रहा था कि साहब मोदी जी बूथ अध्यक्ष से बात करेंगे, मिथक को तोड़ेंगे गंगोत्री के, वो ये ड्रामा क्यों? नहीं, तो हम तो करेंगे ना, मोदी जी करेंगे। भाई, मैं कह रहा हूँ ना, आप ये ड्रामा जो कर रहे थे, जब आपके मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ऐसी संवैधानिक बाध्यता है, तो फिर ये जो गंगोत्री का मिथक तोड़ने का ड्रामा रामनगर में आपने किया चिंतन शिविर में, किसको बेवकूफ बना रहे थे? सामने नहीं आते। अरे ड्रामा किया ना भाई, आप मानो ना। तो आज भी अगर चुनाव करा दें, आप पे कृपा है, आप चुनाव करा दीजिए, हम बता देंगे कांग्रेस कहाँ पर है वहाँ। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी, अच्छी ये बता दीजिए कि कल विधानमंडल दल की बैठक बुला ली गई है, 3 बजे बैठक होगी, सभी विधायकों को बुला लिया गया है। हिम्मत होती, नया चेहरा कौन होगा? कल आपकी जोत जी, बैठक नहीं होती। नया चेहरा देखिए, जो भी कल की बैठक में तय होगा, हमारे पर्यवेक्षक आ रहे हैं और जो भी उनका मार्गदर्शन मिलेगा, सब लोग बैठकर बातचीत करेंगे। संगठन से भी वो बातचीत करने वाले हैं। मैंने विधायक नहीं चुनेंगे, विधायकों से विधायक नहीं चुनेंगे, नया चेहरा पर्यवेक्षक चुनेगा। जो भी करेंगे तय करेंगे, बैठ के तय करेंगे क्या होने वाला है आगे। तो कल आपको बिल्कुल मिल जाएगी न्यूज। आप लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, रात तक आप खड़े हैं वहाँ पर, तो निश्चित रूप से आपको कल इसका पूरा जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल जोत सिंह बिष्ट जी, जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन प्रदेश का विकास कैसे होगा अगर यही राजनीतिक धारा चलती रही? और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे तीरथ सिंह रावत। तो उत्तराखंड की सियासत से एक और बड़ी खबर, राजभवन जा रहे हैं तीरथ सिंह रावत और थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात होने वाली है। जोत सिंह जी, सवाल यह है कि एक नया चेहरा मिल जाएगा, वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि पर्यवेक्षक आ रहे हैं और सब तय हो जाएगा। चेहरे तो मिलते रहते हैं, पर चेहरों की इतनी भरमार में कहीं उत्तराखंड पिछड़ तो नहीं जाएगा? उत्तराखंड इन चेहरों की भरमार में पिछड़ नहीं, बल्कि उत्तराखंड को खोजना पड़ रहा है। उत्तराखंड खोता जा रहा है। जिस ढंग की राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने इतने भारी बहुमत के बाद दिया, वो राज्य की जनता के लिए हताशा का प्रतीक है। राज्य की जनता आज अपने उस फैसले पर पछता रही है कि हमने इतना भारी बहुमत देकर के किन गलत हाथों में राज्य की सत्ता सौंप दी। सरकार अगर अपने फैसले से जनता को विश्वास न दिलाए तो फर्ज उनका ये बनता है कि वो सत्ता से अपने को विरत करें। वो नहीं, आज तो तीरथ सिंह रावत ने दिया है कि 22,000 भर्तियों का ऐलान वो करने ही वाले थे, लेकिन दिल्ली जाना पड़ा। 11वीं और 12वीं के छात्रों को लैपटॉप का निर्णय हो गया था। तो क्या मानते हैं कि ये बेहतर चीजें होंगी आगे आने वाले वक्त में? जैसे कागजी निर्णय तो बहुत हो गए, धरातल पर एक भी निर्णय नहीं आया। आज एक तरफ से अगर चलेंगे तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं,
चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, उन पर सब लोग जो है कि त्राहिमाम राज्य के अंदर कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, बात है कि इस त्राहिमाम के बीच स्थितियों में स्थायित्व तो कैसे आएगा? देखिए, त्राहिमाम तो कांग्रेस कर रही है अपने नेतृत्व को लेकर। कहीं आप तो एबीपी गंगा पूरे उत्तराखंड में हर जिले में है, कहीं आप देख रहे हैं कहीं पानी और बिजली के लिए कोई आंदोलन चल रहा हो, कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग, हमारे यहाँ बिजली भी पूरी समय पर आ रही है, पानी लोगों को मिल रहा है और कहीं विकास में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जो केंद्र की योजनाएं राज्य में चल रही हैं, चाहे रेल की, आप जो कह रहे हैं थोड़ा सा बता दूं, की योजना चल रही है। आप बोल रहे थे, मैं कुछ बोला था जोशिंग भाई, बिजली कटौती हो रही है। आप बोल रहे थे, मैं शांति से आपकी बात को सुन रहा था। 4 से आपने समय आएगा तो आप भी कर दीजिए। आपने तो कहा कि पूरा उत्तराखंड राज्य त्राहिमाम कर रहा है। मैंने एबीपी गंगा से निवेदन किया है तो पूरे राज्य के जिलों से आंकड़े लाके कल इसी पे डिबेट करा दीजिए, कहाँ बिजली और पानी के लिए हड़ताल और आंदोलन चल रहा है। तो ये बरगलाने की बात आप मत करिए। देखो, जनता को कितना दिग्भ्रमित करेंगे। जनता सब जानती है कि कांग्रेस झूठ की ऊपर राजनीति कर रही है। हमने राज्य में विकास किया है, विकास दिखाई दे रहा है और हम इसी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। हम राज्य में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हैं और कार्यकर्ताओं में उत्सुकता है और अपना राज्य के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। मोदी जी पर भरोसा है लोगों को, उत्तराखंड राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भरोसा है और हम जनता की पहली पसंद फिर से बनेंगे। 2022 में पुनः ही हमारी सरकार स्थापित होगी। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वीरेंद्र जी, सवाल ये भी है कि जो भी नया चेहरा आप चुनेंगे, बहुत चुनौतियां होंगी उसके सामने। चुनाव में बहुत कम वक्त, सीएम बदले जाने के बाद बने नकारात्मक माहौल को हटाना, कुछ ऐसा करना जिससे 2022 में माहौल बन पाए। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी ने मोल ले ली? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ कोई चुनौती नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे हर जगह पर, हर बूथ पर कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, हर मंडल से लेकर हर मोर्चा है, हर संगठन का कार्यकर्ता काम कर रहा है और जो भी हमारे यहाँ नेतृत्व आता है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी बात को हम नीचे तक पहुँचाते हैं। कहीं कोई संकट नहीं है, कहीं कोई नकारात्मक माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हमेशा उत्साह रहा है और हमने जो ये काम किए हैं 4.5 वर्षों में, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों या वर्तमान के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हों, जो भी काम किए, एक एक काम को हम समय समय पर जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं और जनता को उसका लाभ भी मिल रहा है। कोई चुनौती नहीं है। हमारे सामने 2022 का लक्ष्य है, हम पुनः सरकार स्थापित करेंगे। बिल्कुल। ज्योति सिंह बिष्ट जी, कल हरीश रावत जी का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, खासतौर से नेतृत्व को लेकर, ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे। तो कैसे फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन तो आपके भी सरकार के दौरान होता रहा है। सवाल इस बात का है कि मैंने कहा कि 2002 में केवल 36 विधायक कांग्रेस के पास थे, बहुत मेजॉरिटी वाला बहुमत नहीं था। 2007 की सरकार, वो भी बहुत भारी बहुमत वाली सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी, उसमें भी अस्थिरता का वातावरण। 2012 में फिर अस्थिरता के वातावरण वाली सरकार बनी। लेकिन ये चौथे चुनाव में पहली सरकार थी जिसमें भारी बहुमत वाली सरकार थी। इसमें अस्थिरता शब्द जो है दूर दूर तक का उसका सरकार से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये सब होने के बाद भी राज्य के अंदर अगर तीसरा मुख्यमंत्री थोप रही है, अपने आप अस्थिरता पैदा कर रही है, बगैर विपक्ष के किसी दबाव के, बगैर विपक्ष के किसी उसके प्रयास के, तो ये अपने आप में राज्य के बिल्कुल। और देखने वाली बात होगी कि इन तर्कों को जनता कैसे समझती है। ज्योति सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड में सियासी हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तीरथ सिंह रावत राजभवन के लिए रवाना हो चुके। उधर यूपी में भी धड़कनें तेज है, वहां भी सियासी हलचल बढ़ी हुई है। यूपी के 75 जिलों की जंग का आखिरी पड़ाव आ गया है और कल जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग और काउंटिंग होनी है। कल शाम होते होते यह साफ हो जाएगा कि जिले के किले पर कब्जा किसका होगा। जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर और पल पल की अपडेट हम लगातार और सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से एबीपी गंगा पर देखिए लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की महा कवरेज। विजय तिलक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि आज ही तीरथ सिंह रावत राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे।
तो थोड़ी देर में राज्यपाल के पास पहुंचने वाले हैं तीरथ सिंह रावत, और आज ही तीरथ सिंह रावत राज्यपाल को इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से सौंप देंगे। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शाम के वक्त उन्होंने लगभग 7 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा भेजा था, और अब तीरथ सिंह रावत राजभवन के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी देर में जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। राजभवन पहुंचने वाले हैं तीरथ सिंह रावत और आज ही इस्तीफा अपने पद से वो दे देंगे। कल दोपहर 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक है और कल प्रदेश में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल है उनको इस्तीफा सौंप देंगे थोड़ी देर में तीरथ सिंह रावत। तो महज 3 महीने और 22 दिन का कार्यकाल ही वो कर पाए और इस्तीफे की नौबत आ गई। हालांकि संवैधानिक संकट का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ये बात बहुत इसलिए नहीं पचती क्योंकि इन परिस्थितियों का अंदाजा 4 महीने पहले भी आला कमान को रहा होगा। अब देखने वाली बात होगी कि नया चेहरा उत्तराखंड में कौन आता है, किसका नया चेहरा होता है और केंद्र की तरफ से कौन से नाम भेजे जाते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या अपडेट है इस वक्त तीरथ सिंह रावत कहां पर हैं? जी, अब देखिए अभी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बीजापुर सेफ हाउस में मौजूद हैं और अपने सहयोगी वरिष्ठ मंत्रियों का इंतजार कर रहे हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल तो उनके साथ मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे हैं, विधायक राजेश शुक्ला हैं। तो ऐसे में कई ऐसे कैबिनेट मंत्रियों का इंतजार हो रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर की है, लेकिन कोविड की उपलब्धि गिनाकर मुख्यमंत्री चलते बने। लेकिन अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि रात में ही मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप सकते हैं, जिसके चलते अब गहमा गहमी राजभवन के सामने जरूर हो गई है। और अब थोड़ी देर में ये जानकारी अभी सूत्रों के अनुसार मिल रही है कि मुख्यमंत्री बीजापुर सेफ हाउस से निकलकर राजभवन पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जी बिल्कुल विनोद, हमारे साथ आप बने रहे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं।